नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अप गुरु में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। विदेशी आक्रमण, जो भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं और जो कि मौर्य वंश से पहले हुए हैं, उन विदेशी आक्रमणों को मैं लेकर आया हूं। तो कल हमने पढ़ी थी मगध का उत्कर्ष और उसमें 3 वंश पढ़े थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब इसके बाद नंबर आता है मौर्य वंश का। लेकिन मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर और मगध पर, उन विदेशी आक्रमणों को मैंने पहले पढ़ा है। अब उन पहले इनको पढ़ के अब अगली वीडियो हमारी होगी मौर्य साम्राज्य पर। तो आज हम पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण, इनका टॉपिक वाइज जो कि अध्ययन चल रहा है आपका। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट भी करते चलिए जो भी हम पढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवीजन चल रहा है आपका। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने की संभावना रहती है और कई बार एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन, तो सभी लोग नोट करते चलें। चलिए चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश से पूर्व जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, उन विदेशी आक्रमणों को हम पढ़ते हैं। तब तक पेन ले लेते हैं हम यहाँ से, इसे ले लेते हैं रेड। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अगल बगल के छोटे छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। जो कि मैंने 16 महाजनपद पहले पढ़े थे, उन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ पर जो शासन हुआ करता था वो सबसे मजबूत हाथों में था। और मगध की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, प्राकृतिक संसाधन अच्छे थे, प्राकृतिक सुरक्षा थी, खनिज संसाधनों का विकास था और गंगा, यमुना और अन्य सोन नदी जैसे नदियों के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। विंध्याचल पर्वतमाला थी। तो इस क्षेत्र की राजनीतिक दिशा और दशा बहुत अच्छी थी, भूमि उपजाऊ थी। इस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा, क्योंकि खेती के लिए अच्छी भूमि थी। तो खेती के लिए जब अच्छी भूमि होगी तो फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर व्यापार भी बढ़ता चला गया। जैसे उत्पादकता बढ़ी उस वैसे ही व्यापार भी बढ़ता चला गया। किंतु पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था भारत का, ये क्षेत्र जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर वाला एरिया है, इस क्षेत्र में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन हुआ करता था, जो कि कमज़ोर शासक थे। जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि मगध था थोड़ा अंदर, जो आधुनिक अभी बिहार का क्षेत्र है उस क्षेत्र को मगध कहते थे। तो इस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ज़्यादातर आक्रमणकारी आए। और इन आक्रमणकारियों में कौन थे? तो पहले थे ईरानी आक्रमणकारी और दूसरे थे यूनानी आक्रमणकारी। तो सबसे पहले जिन आक्रमणकारियों ने किया आक्रमण भारत पर, तो उनमें थे ईरानी आक्रमणकारी। तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी थे और ईरान के हकमनी वंश के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। तो जो हकमनी वंश हुआ करता था, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे पूछ लेगा सीधे तौर पर, वन लाइनर के तौर पर, कि भारत पर आक्रमण करने वालों में प्रथम विदेशी कौन थे? तो आपको हकमनी वंश उत्तर करना है। और हकमनी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका साइरस द्वितीय, ये भी आपको याद रखना है। और साइरस द्वितीय ने ही भारत पर पहला आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था। तो असफल आक्रमण रहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने किया था? तो साइरस द्वितीय ने किया था और यही हकमनी वंश का संस्थापक हुआ करता था। आगे देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के डेरियस प्रथम द्वारा, यानी कि दारा प्रथम जिसे कहते हैं, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम को मिली, जिसने एक सफल आक्रमण किया था। और इसी वंश का था हकमनी वंश का। आगे चलिए चलते हैं। तो डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गंधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो कि गंधार और कंबोज विदेश में थे, पहला अफगानिस्तान में और कंबोज हुआ करता था आपका पाकिस्तान में। इन 2 महाजनपदों को डेरियस प्रथम ने जीत लिया और इसे अपने साम्राज्य यानी कि ईरान के साम्राज्य में मिला लिया। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे, जो गंधार और कंबोज को जीता था, इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया।
पहले ईरान में कितने प्रांत हुआ करते थे ये भी याद रखना है आपको। पहले हुआ करते थे 19 प्रांत, और जब ये भारत के 2 महाजनपद जीते तो उसे 20वें प्रांत के रूप में दोनों महाजनपदों को मिला लिया। और इस क्षेत्र थे उसे 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला था, जो कि फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। तो इन 2 राज्यों को जीतने के बाद उसे इतना सोना मिल जाता था कि जो पूरे एशियाई क्षेत्र में उसका शासन था उससे 1/3 यानी कि 1/3 भाग उसे केवल इन 2 क्षेत्रों से ही मिल जाता था। तो उसका भी अच्छा खासा खेल हो जाता था इसमें। आगे देखते हैं। आगे है कि इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस तृतीय, को सिकंदर ने पराजित किया था और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया था। तो जो हकमनी वंश हुआ करता था वो इसी क्षेत्र में था। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में था, इस क्षेत्र में ये गंधार और कंबोज को उसने जीत लिया था, और इसका कुछ हिस्सा कश्मीर में भी यहाँ पे लगता था। तो जब सिकंदर आया, जब सिकंदर एशियाई क्षेत्र को जीतते हुए सिकंदर जहाँ से शुरू हुआ था मैसेडोनिया से, सबसे पहले मैसेडोनिया का शासक बना, वहाँ से जब इसने अपना विजय अभियान स्टार्ट किया तो वहाँ से जीतता हुआ ही आया। तो भारत में जब पश्चिमोत्तर भारत में इसने प्रवेश किया तो उस समय यहाँ का शासक था डेरियस तृतीय, जिसे पराजित करके हकमनी वंश का भारत से अंत किया, और इसी गंधार और कंबोज को सिकंदर ने सबसे पहले जीता था, जो कि भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं कि जो ईरानी आक्रमण था, इस आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो इससे भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 200 सालों तक भारत का जो ये गंधार और कंबोज थे वो हकमनी वंश के जो राजा थे उन्हीं के अंडर में बने रहे, और ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप सबसे अहम प्रभाव क्या था। तो अहम प्रभाव था आपका व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार को कैसा बढ़ावा मिला? भारत में उपजाऊ भूमि थी हर तरीके की, यहाँ की पानी की व्यवस्था भी अच्छी थी, नदियाँ थीं, नहरें तो उस समय नंदवंश के शासकों ने ही चलाई थी, जो कि नहरें भी हो गई थी। सबसे पहले जो नहरें खुदवाई थी वो नंदवंश के महापद्म नंद ने खुदवाई थी। तो नदियाँ, नहरें और प्राकृतिक सुरक्षा भी अच्छी थी। तो इस समय यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती थी, भारत की उपजाऊ मिट्टी होती थी। तो जो भी अनाज या फिर जो कुछ भी उत्पादन होता था वो ईरान को व्यापार के रूप में भेजा जाता था, और वहाँ से जो ईरान में होता था वो भारत में आता था। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा ईरानी आक्रमणकारी हो गया। अब है हमारा यूनानी आक्रमणकारी। तो यूनान वालों ने जो हम पर आक्रमण किया था, और यूनानियों में प्रथम था सिकंदर। सिकंदर ने ही सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी अगर आपसे पूछे तो सिकंदर हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मैसेडोनिया का शासक था, और सिकंदर के जो पिता का नाम था वो था आपके फिलिप, और सिकंदर का जो मूल नाम हुआ करता था वो था आपका अलेक्जेंडर। ये भी आपको याद रखना है। तो सिकंदर का जन्म जो हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। आप देख सकते हैं कि 20 वर्ष की आयु में वो राजा बना, और 33 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। 33 वर्ष में मर गया, और इतना बड़ा नाम कर गया 33 वर्ष में ही कि आज भी हम उसके नाम का गुणगान करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा शासक हुआ जो कि जिसका विजय अभियान चलता ही रहा, और अंत में विजय अभियान ही उसका कभी नहीं रुका, और अंत में वो मर ही गया, तब तक वो जीतता ही चला गया। ऐसे शासक भी हमारे इतिहास में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सिकंदर के जो गुरु थे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उनका नाम था अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। और इसकी जो प्रिय पत्नी थी उसका नाम था रॉक्साना, और इसके सिकंदर के घोड़े का नाम था बुसेफेल्स। तो आगे हम पढ़ेंगे सिकंदर ने भारत के किन किन प्रांतों पर अपना अधिकार किया और किन प्रांतों पर आक्रमण किया। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो इसने सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता, यहाँ पर अधीनता होगा, अधीनता स्वीकार कर ली। तो जो आम्भिक हुआ करता था उस समय तक्षशिला यानी कि गंधार की जो राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, वहाँ का राजा हुआ करता था आम्भिक, जो कि काफ़ी कमज़ोर और डरपोक शासक था। तो इसने जब देखा कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा है
तो आक्रमण के डर से ही इसने सबसे पहले सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि इसे डर था कि अगर हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सिकंदर हमें जान से भी मार दे। और इसके बाद जब सिकंदर आगे बढ़ा तो इसने आम्बिक ने सिकंदर की सेना की मदद भी की, जैसे रसद की, खाना की और कुछ सैनिक भी दिए, तो इसने मदद भी की। उसके बाद सिकंदर ने जब पंजाब, झेलम और चिनाव के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र, वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, पोरस पर आक्रमण किया। जो कहाँ का पोरस शासक था, जो कि काफ़ी बहादुर और शक्तिशाली शासक हुआ करता था पोरस। इससे सिकंदर का युद्ध हुआ, जिसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे झेलम बेतस्ता का युद्ध या फिर हाइडे स्पीज, जो कि यूनानी लेखक हैं, उन्होंने इसे हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से वहाँ पर वर्णित किया है और लिखा है, तो जो कि सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। आगे जो पोरस और सिकंदर ने पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण कर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, और जो कि लड़ाई पोरस ने लड़ी थी वो भी पूरी बहादुरी से लड़ी, और अंत में पोरस हार जरूर गया, लेकिन उसकी बहादुरी से खुश होकर जब सिकंदर के पास पोरस को ले जाया गया बंदी बनाकर, तो पोरस से सिकंदर ने पूछा कि बताइए कि हम तुम्हारा क्या करें। तो पोरस ने यही जवाब दिया कि जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ करता है, यानी कि मृत्युदंड, वो आप हमारे साथ कर सकते हैं, आप हमें मृत्युदंड दे सकते हैं। तो इसकी बहादुरी से खुश होकर सिकंदर ने जो पोरस का राज्य जीता था, पंजाब का राज्य, वो इसे वापस कर दिया। तो आगे देख सकते हैं कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, और सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। तो इस नदी पार करने के लिए एक लंबी कहानी भी है, क्योंकि जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, जब ब्यास नदी के तट पर पहुंची सेना, तो भारत में आपको पता है कि शुरू से ही अंधविश्वासी लोग ज़्यादा रहते हैं और धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो उस समय मगध पर शासन था नंद वंश का, और घनानंद वहाँ का राजा हुआ करता था। लेकिन जो चंद्रगुप्त को वो पढ़ा लिखा रहे थे, चाणक्य जी, तो चाणक्य जी ने सिकंदर की सेना में एक मतभेद के लिए कुछ बातें फैला दी। क्योंकि वो बातें क्या थीं, तो सेना में ऐसे ही बातें फैला दी कि भारत में संस्कृति अच्छी है, यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज है, यहाँ पर ब्राह्मणों का देश है, तो इस देश में जाने से सिकंदर की सेना को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी सेना मर भी सकती है, वो बीमारी लग सकती हैं। तो इस तरह के मतभेद फैलाए, और चाणक्य ने सिकंदर की सेना की जो रसद आम्बिक के द्वारा भेजी जाती थी, उस समय आम्बिक चंद्रगुप्त का दोस्त हुआ करता था, जो कि तक्षशिला में, जब तक्षशिला में शिक्षा ली जाती थी, तो तक्षशिला में ये चंद्रगुप्त मौर्य और आम्बिक दोनों शिक्षा लेते थे। तो लेकिन आम्बिक पहले से शिक्षा ले रहा था, तो उसकी शिक्षा जब पूर्ण हो गई, तो वो तक्षशिला पर शासन करने चला गया, जो उसका छोटा सा राज्य हुआ करता था। तो उसी राज्य की मदद से जो रसद भेजी जाती थी, उस रसद में चाणक्य ने धीमा जहर मिला दिया, जिससे सिकंदर की सेना में कुछ लोग मरने भी लगे, कुछ बीमारियों से ग्रसित हो गए, जिससे सेना का हौसला टूट गया। लेकिन सिकंदर ने प्रेरित तो बहुत किया, लेकिन सेना ने फिर उसे मना कर दिया कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, जिससे हार कर सिकंदर वहाँ से लौट गया। और लौटते वक्त ही सिकंदर की बेबीलोन ईरान में जाकर, जो कि बेबीलोन ईरान में पड़ता है, वहाँ पर उसकी 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। और यूनानी आक्रमण में सिकंदर से आपको क्या याद रखना है कि सिकंदर का जो थल सेनापति था वो था आपका सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति था आपका निर्याकस। ये आपको याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर के बारे में अभी पढ़ेंगे, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर भी आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हरा दिया था। आगे हम पढ़ेंगे। और इसने अपना राजदूत भी, जो कि मेगस्थनीस था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो इन सबके बारे में हम मौर्य वंश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी यहाँ देखते हैं। और सिकंदर भारत में 19 महीने यानी कि 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। अगर भारत पे आक्रमण की बात करें तो 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना है।
और लौटते वक्त रास्ते में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। और बेबीलोन इस समय कहाँ पर है? तो ये है आपके ईरान में। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जो सिकंदर के आक्रमण से जो यानी कि सिकंदर की सफलता के जो कारण थे वो क्या थे? तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव था, सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। सत्ता का केंद्रीकरण क्या होता है कि जो भारत था, भारत उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, यानी कि भारत देश तो एक था लेकिन उसके छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, वहाँ पर अलग अलग राजा हुआ करते थे जो कि अपने अपने जो गढ़ हुआ करते थे। जैसे एक महाजनपद का दूसरा राजा हो गया, जैसे तक्षशिला का अंबिक था, मगध का धनानंद था, अंग का कोई और था, काशी का कोई और था, वत्स का कोई और था। तो ऐसे राजा हुआ करते थे, लेकिन एक शक्ति का अभाव था जो इन सभी राजाओं को जोड़ कर रखे, यानी कि पूरे भारत पर सिर्फ एक राजा हो और यही राजा पूरे भारत के इन राजाओं को जोड़ कर रखने वाला। इस शक्ति का अभाव होने के कारण सिकंदर की सफलता का प्रमुख कारण हुआ करता था। आगे देखते हैं कि सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी और उसकी सेना में तेज तरार घोड़ों की भरमार थी, और साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का भी उसे सहयोग मिला। जैसे कि आम्बिक ने उसकी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसकी मदद भी की, तो ऐसे देशद्रोहियों का भी अहम कारण रहा। और सिकंदर की आक्रमण से भारत पर प्रभाव क्या पड़े वो देखते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधा संपर्क की स्थापना हो गई। पहले हमारा यूनान से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जब आक्रमण किया, सिकंदर वहाँ से आया, तो हमारे लोगों की वहाँ जानकारी बढ़ी कि वहाँ पे भी देश हैं, लोग रहते हैं, तो व्यापार की संभावना बढ़ी। तो व्यापार बढ़ा, कुछ बहुत से विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे जैसे हाथी घोड़े मंगवाए गए, यहाँ से भेजे गए, तो काफ़ी मात्रा में संपर्क बढ़ता ही चला गया। और सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, यानी कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। एकता के लक्षण कैसे दिखे कि जब उसने आक्रमण किया तो सभी राजा डर गए, क्योंकि अगर आक्रमण करेगा तो नुकसान तो सभी का होना है। तो इससे जो संघर्षरत राजा थे उनमें एकता के लक्षण दिखे, तो उनने आगे एकता करने के प्रयास किए। फलस्वरूप भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, जिसने कि संपूर्ण भारत पर एकता का परचम लहराया। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला, जो कि पहले का यूरोप हुआ करता था, पहले भारत के संपर्क में नहीं था, और सिकंदर के आक्रमण से ही भारत के संपर्क में आया और व्यापार बढ़ा। और सिकंदर के आक्रमण के और क्या प्रभाव थे? तो भारत में गांधार शैली का विकास हुआ, यूनानी कला का ही परिणाम था। यूनानियों ने मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों से सीखी थी। तो ये सब विदेशी आक्रमण के परिणाम थे। तो अब हम करेंगे जो भी हमने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस विदेशी आक्रमण से, अब उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सभी अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश द्वारा किया गया? जो कि मैंने अभी बताया था, हकमनी वंश, जो कि ईरान का वंश था, और पहले आक्रमणकारी भी ईरानी थे। आगे देखते हैं, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा? तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया आपका 326 ईसा पूर्व में, और हाइडे स्पीच को ही झेलम बितस्ता युद्ध कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हाइडे स्पीच यूनानियों ने अपने इतिहास में लिखा है, तो झेलम बितस्ता युद्ध भी इसे कहते हैं। अगला है, पोरस का राज्य कौन सी नदियों के बीच फैला हुआ था? तो अभी मैंने पढ़ा था, पोरस का जो राज्य था वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जब सिकंदर ने हमला किया तो उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था, जो कि मगध का शासन हुआ करता था, मगध पर। और यहाँ पर शासन नंद वंश का था, और शासक कौन था? तो शासक हो जाएगा आपका धनानंद, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था आपका धनानंद, जो कि नंदवंश का शासक था, ये भी आपको याद रखना है।
आगे है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, तो सिकंदर की मृत्यु हुई, अभी मैंने पढ़ा, बेबीलोन ईरान में। और किस अवस्था में हुई, तो 33 वर्ष की अवस्था में। ये भी इतनी कम उम्र में सिकंदर अपना नाम कर गया, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी के तट पर आकर उसने पार करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला की किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी, तो तक्षशिला में उस समय शासक हुआ करता था आम्बिक। अगला प्रश्न है हमारा, हाइडे स्पीच का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ वो हुआ सिकंदर और पोरस के बीच, जो कि झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, तो ये किस नदी का तट था, तो वो था आपके झेलम नदी का तट, याद रखिएगा। तो आज हमारे इतने ही प्रश्न थे। आज हमने विदेशी आक्रमण को कंप्लीट किया, थ्योरी सेक्शन भी, और जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे आपके एग्जाम को रिलेटेड उन प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक पर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही। नमस्कार, जय हिंद।